चलिए वीवर्स वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना, पीछे कोई क्वेश्चंस है? हाँ कौन सा? क्या चिंच? कॉटन कपड़े का नाम है। चलिए मुझे लग रहा है ये हिस्ट्री वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बाबू, आपका इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। आइए देखते हैं इंडियन टेक्सटाइल की क्या डिमांड रही है यूरोपियंस मार्केट पे और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा है इंडियंस मार्केट पे। ठीक है, स्टार्टिंग लीजिए। By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk market in England began protesting against the import of Indian cotton textile। होना ही था जब सब कुछ आप अपने देश के लिए सब कुछ इंडिया से ही मंगाना शुरू कर दिए, चाहे वो कॉटन क्लॉथ की बात करूं, ऊल की बात करूं, अगर सब आप इंडिया से ही मंगाना शुरू कर दोगे ब्रिटेन, तो तुम्हारे यहां के जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस किस बात का करेंगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां के बिजनेस से ज्यादा अच्छी क्वालिटी हमारे यहां के कॉटन की है, तो आपका तो कोई खरीदेगा ही नहीं, सब हमारा ही खरीदेंगे। इंडिया से तमाम सिल्क, तमाम ऊल, हर एक प्रकार की चीजें इंग्लैंड पहुंचने लगी। अब इंग्लैंड के जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो मार्केट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको बड़ी परेशानी होने लगी और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई इंडिया से आ रहे सामानों पर रोक लगाइए, क्योंकि हमारे सामान तो बिक ही नहीं रहे हैं, हमारा सामान बिकना चाहिए। क्लियर है? ये कब की बात है? अर्ली 18th सेंचुरी की। क्लियर वन? इन 1720 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड ए लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिंच इन इंग्लैंड। अब बाबू मजबूर होना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसने क्या किया? इंडिया से आ रहे चिंच क्लॉथ्स को उसने क्या कर दिया? बैन कर दिया। क्लियर? रोक लगा दी, मजबूरी है भाई, क्योंकि हमारे यहां का मार्केट आपकी वजह से पता चल रहा है खराब हो रहा है, तो बेहतर है हम आपके सामानों को यहां एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर? सॉरी, इंपोर्ट नहीं करेंगे। चिंच। Instinctively, this act was known as the Calico Act। यह एक्ट किस नाम से जाना जाता है? कैलिको एक्ट से। ध्यान में रखिए, इंडिया से सामान अच्छा खासा जाने लगा, ब्रिटिश मार्केट लोग परेशान हो गए, उनका दबाव पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि वोट तो उन्हीं को देना है ना। अगर वो दबाव डाल रहे हैं तो आपको झुकना पड़ेगा, और झुकने का परिणाम ये आया कि इंडिया से आ रहे चिंच कॉटन क्लॉथ्स को उन्होंने बैन कर दिया। इस बैन किए गए एक्ट को हम कैलिको एक्ट के नाम से जानते हैं। कोई कंफ्यूजन? इजी पैराग्राफ में मुझे लग रहा है। सेकंड पैरा पे आइए। At this time, textile industry had just begun to develop in England। ये वही समय है जब इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो क्या है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अभी डेवलप नहीं हो रही है, अभी डेवलपिंग में एंट्री कर रही है, मतलब धीरे धीरे अभी डेवलप हो रहा है। अनेबल टू compete विथ इंडियन टेक्सटाइल, तो निश्चित तौर पे वो इंडियन टेक्सटाइल के सामने कंपटीशन पेश नहीं कर पाएंगे। अभी तो डेवलप हो रहे हो ना भैया, तुम ऑलरेडी डेवलप हो, तुम्हारे यहाँ अच्छी खासी कढ़ाई वढ़ाई होती है, अभी तो हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और शुरुआत में ही हम आपसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile। इसीलिए वहां के लोगों ने कहा भैया इंग्लैंड गवर्नमेंट कुछ एरिया हमारे लिए फिक्स कर दो, उस एरिया में केवल हम ही मार्केटिंग करेंगे और उस एरिया में इंडियन टेक्सटाइल के कॉटन को आना बैन कर दो। सब ऊपर से गया? समझना इजी तो है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे वहां इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो भाई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वो कॉटन क्लॉथ्स बना रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू ही कुछ नहीं है, क्योंकि इंडियन क्लॉथ्स पहुंच जा रहे हैं और उसकी क्वालिटी कुछ अलग ही प्रकार की है। तो लोग खराब सामान क्यों खरीदेंगे? हमारी तरह वो गरीब थोड़े ही है कि 4 रुपए का मोमोज देकर तोड़ लेंगे रोड पे पड़ा हुआ। क्लियर? वो अच्छी क्वालिटी, कोई खाता हो तो बुरा मत माना भाई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो वो अच्छी क्वालिटी वाला सामान यूज करते हैं, क्योंकि रिच कंट्री है ब्रिटेन, अच्छा खासा उनके पास पैसा है, तो वो ब्रिटेन के सामानों को नहीं खरीदते थे। ब्रिटिश जो इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे डेवलप कर रही है, पता चला वो डेवलप करने से पहले ही गिर पड़ेगी, तो इसलिए उसने कहा कि ऐसा भाई कुछ मार्केट तो हमारे लिए फिक्स कर दो, उस मार्केट में केवल हमारे ही सामान बिकेंगे, इंडिया से आए हुए सामान नहीं। ब्रिटिश ट्रेडर ने खोजा है इंग्लैंड के सबसे बड़े बड़े मार्केट को, और उस मार्केट में गवर्नमेंट के कहने पर इंडियन टेक्सटाइल की एंट्री नहीं। सब ऊपर से गया? 70-20, ठीक है।
कहाँ गया, सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। सबसे पहला जो प्रोटेक्शन हुआ गवर्नमेंट के सामने वो किसको हुआ, कैलिको प्रिंटिंग जो इंडस्ट्री थी उसके लिए। यानी जो कैलिको प्रिंटिंग बन के आते थे कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री के, उसके सामान पे सबसे पहला अटैक किया है ब्रिटिश ट्रेडर्स ने कि ये सामान तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए इंग्लैंड में। क्लियर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैलिको प्रिंटिंग जो इंडस्ट्री थी इंडिया की, जिसमें आपके वो बंदाना वगैरह बनाए जाते थे, इनकी बड़ी डिमांड यूरोप में ही नहीं हर एक कंट्री में थी। और समझिए जब ये मार्केट में एंट्री करते थे तो कभी किसी दूसरे सामान को कोई पूछता नहीं था। क्लियर, Indian design were now imitated and printed in England on white muslin or plaid unbleached Indian cloth. Unbleached means ऐसा कपड़ा जिसपे कोई प्रकार की कोई कारीगरी ना की गई हो, सिंपल व्हाइट प्लेन कपड़ा, सिंपल कहो। क्लियर, तो अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, इंडियन डिजाइन वेयर नाउ इमिटेड, जो इंडियन डिजाइन के कपड़े आते थे उसको इमिट कर दिया, कम कर दिया, एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन व्हाइट मुस्लिन आर प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। और उन्होंने क्या किया, इंडिया से सिंपल बिना डिजाइन किए हुए कपड़े अपने यहां मंगाने लगे और उस पे अच्छी खासी प्रिंटिंग करने लगे और मार्केट में लॉन्च कर दिए। और उनकी प्रिंटिंग बिल्कुल इंडियन प्रिंटिंग की तरह थी, यानी नकलची थी। सब ऊपर से गया, ठीक है। उन्होंने देखा भाई अगर मैं इंडिया के आ रहे सामानों को पूरी तरह रोक दूंगा तो वर्ल्ड भी तो है, यूएसए वगैरह चिल्लाएंगे कि भैया आप सामान पे प्रिजर्व नहीं कर सकते, रोक नहीं लगा सकते, उन्हें आने देना होगा। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन से कारीगरी किए हुए कपड़े को ना मंगाकर अब ये सिंपल कपड़े मंगाने लगे और उस पर खुद कारीगरी करने लगे। और वो कारीगरी बिल्कुल इंडिया कारीगरी के एकदम नकल के थे। क्लियर है, कहा जाता है उनके कारीगरी में जादू नहीं था, जादू उनके कपड़ों में था। ठीक है, जो कि यहां कपड़े निकलते थे सिल्क कॉटन के, वो कपड़े बड़े अच्छे होते थे। ऐसे सिंपल कपड़े क्या है, अभी एक इंक ऐसे मार दो तो उस पर जब इंक गिरेगा तो क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, फैलता है। लेकिन अगर इंडियन कॉटन की मैं बात करूं, उस पर पूरा का पूरा इंक ही उड़ेल दो लेकिन वो फैलता नहीं है। जितने दूरी तक आपने गिराया है उतने ही दूरी तक वो सोख लेता है। ये क्वालिटी है हमारे इंडियन टेक्सटाइल कॉटन्स की। क्लियर है, उन्होंने जान लिया कि क्वालिटी उनके डिजाइन में नहीं, क्वालिटी उनके कपड़े में है। तो उन्होंने क्या किया, व्हाइट क्लॉथ मंगाना शुरू कर दिया और बिल्कुल इंडिया की तरह उस पर डिजाइन करने लगे। अब क्या पता चलेगा ये ब्रिटेन का है कि इंडिया का, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी तो वही है और इनका मार्केट अच्छा खासा चलने लगा। क्लियर वन, दो पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम है, हमारे सामानों को ही नहीं लूटा इंग्लैंड ने। कहा जाता है हमारे सामानों के साथ साथ हमारे कल्चर्स, हमारे हर एक चीज को लूट कर यहां से ले गए। क्लियर है, मार्केट में सरवाइव करने के लिए हमारे ही डिजाइन्स का नकल किया इन्होंने, मार्केट में सरवाइव करने के लिए हमारे ही सामानों को इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया, अपना वैल्यू बनाने के लिए इन्होंने हमारे ही पैसे का यूज किया मार्केट में। यानी जिस तरह भारत को लूट सकते थे उस हर प्रकार से ब्रिटेन ने हमारे पैसों को यहां से लूटा है। क्लियर, दो पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरे पे चले, Competition with Indian textile also led to search for technological innovation in England. आपको कंपटीशन देना है इंडिया को कंपटीशन देना है तो आपको अच्छा खासा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंग्लैंड इस बात को जानता है, इसलिए अब उसने नए नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने शुरू कर दिए। क्लियर, अब उनके यहाँ कोई इतने फार्मर वगैरह थोड़े ही हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 1800 के पहले बात करूं तो इंग्लैंड में 0 एग्रीकल्चर लैंड था, 0। कभी क्लास 10 में पहुंचोगे तो उसमें मेकिंग अ ग्लोबल वर्ल्ड एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 3, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1800 के पहले की मैं बात करूं तो पूरे ब्रिटेन में 0 कल्टीवेशन लैंड था, 0 कल्टीवेशन लैंड था ही नहीं लैंड। सर खाते पीते कहां से थे, वो क्या करते थे, अफ्रीका, एशिया, इन सब में अपनी कॉलोनी को बनाते थे। कॉलोनी समझते हैं, गुलाम बनाते थे उनको, वहां अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करते थे और वो कॉलोनी वहां के फार्मर से खेती कराती थी और उसी राइस व्हीट को कहां एक्सपोर्ट करती थी, इंग्लैंड में।
ठीक है, इंग्लैंड फोकस किया था केवल इंडस्ट्री पे। इंग्लैंड में हर एक कदम पे, हर एक लैंड पे केवल इंडस्ट्री थी, जीरो कल्टीवेशन लैंड था। आगे कभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। क्लियर है? बस एक पॉइंट बता रहा हूं कि मतलब इनके पास एग्रीकल्चर लैंड था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था अगर 1800 पहले की मैं बात करूं। क्लियर वन? तो अब क्या किया, इंडिया से मुझे कंपटीशन करना है भाई, तो केवल क्वालिटी मायने नहीं रखता बल्कि उसमें डिजाइन भी अच्छा करना होगा, और वो हमारे यहाँ कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना फार्मर है, ना पीजेंट है, ना क्राफ्टमैन है। तो हमें क्या करना होगा, निश्चित तौर पे मशीनों का डेवलपमेंट करना ही होगा। क्लियर वन? इन 1764 क्या पहला इन्होंने किया, 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड। स्पिनिंग जेनी इन्वेंट किया गया, वो चरखा टाइप का, इन्वेंटेड बाय जॉन के। किसने सर्च किया इसे? जॉन के ने। कब? 1764 में। इंपॉर्टेंट लाइन, आगे बढ़ाऊं। Which increase the productivity of traditional spindles। अब इसने क्या किया, जो ट्रेडिंग करते थे आप स्पेंडल्स का, यानी जो वो गुच्छा नहीं बनाते हैं, जैसे वो क्या ऊन वगैरह से कहते हैं ना, गोल गोल बनाते हैं, गोला गोला, वैसे, तो उसका क्या किया, मैक्सिमम इंक्रीमेंट किया और उससे ट्रेडिशनल यूज करना शुरू कर दिया। यानी उसका अच्छा खासा स्पिनिंग ये करने लगे, उसका बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने लगे, और उसका अच्छा खासा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इधर उधर करने लगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कहां गया? द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। इन्होंने किसका डेवलपमेंट किया? स्टीम इंजन का भी। किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने। कब? 1786 में। और ये है एक प्रकार का रेवोल्यूशन कॉटन टेक्सटाइल वीविंग में। वीविंग मींस क्या होता है? बुनकरी। क्लियर? यानी उसमें यह एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जब मिस्टर आर्कराइट ने खोजा है स्टीम इंजन को। क्यों? क्योंकि स्टीम इंजन में ही ऊन को पकाया जाता है, हमेशा याद रखिए, और इसका इन्वेंशन करने वाला ब्रिटेन खुद है। क्लियर वन? कोई कंफ्यूजन पैराग्राफ में? इजी है मुझे लग रहा है। हाँ, ऊन को, ऊल को। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। क्लॉथ कुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटी। अब अच्छा खासा क्या हुआ, वोवेंस के अच्छे खासे आपके प्रोडक्शन होने लगे, एंड चीपली टू, और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी चीप मात्रा में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन पूरे पैराग्राफ में? 1 2 3 कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। चीपली मीन्स होता है थोड़ा सॉफ्टली बोलते हैं, सॉफ्टली। कॉस्टली, जो सॉफ्ट चीजें होती हैं कॉस्टली होती हैं, तो वो ये सॉफ्टली ही बोलते हैं, मेन मीनिंग यही है। और कोई? फर्स्ट पैराग्राफ कहाँ है भाई? 1 2 3। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड ए लेजिस्लेशन बैनिंग। इनेक्ट मतलब थोप देना, इनेक्ट है ना? कहाँ है भाई? ये है, जिनेक्टेड है। कहाँ है ये? इनेक्टेड है ये। थोप देना मतलब थोप देना किसी के ऊपर, जैसे रूल और रेगुलेशन लागू कर देना। हम नहीं मान रहे हैं लेकिन फिर भी उसे लागू करना। 70-30 के बाद जितने भी कपड़े गए हैं सब प्लेन वाइट थे, उसमें कोई कारीगरी नहीं थी। कारीगरी ब्रिटेन ने खुद करना शुरू कर दिया। 70-30 के बाद नहीं कहते, 70-50 के बाद कहते हैं, क्योंकि नहीं तो वो कुछ और बातें होंगी। 70-20 ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड ए लेजिस्लेशन, उन्होंने बैन कर दिया प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल पे। ये थोड़ी ही बोला कि व्हाइट मंगाना शुरू कर दिया, बाकी और तो मंगा ही रहे थे, बंदना को मंगा रहे थे, और बाकी जो टाइप्स थे ये आपका इधर मुस्लिम मंगा रहे थे, ये सब मंगा रहे थे, बस उसको चिंच को रोक दिया, क्योंकि चिंच की डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ रही थी। हम चिंच का ही प्रोडक्शन कर रहे थे, अगर आप बाहर खरीदोगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए केवल चिंच पे रोक लगाई थी। ठीक है, 70-50 के बाद इन्होंने केवल व्हाइट क्लॉथ्स मंगाने शुरू कर दिए। एकदम हाँ हाँ, कहाँ मंगाया गया था? 70 हाँ हाँ, अच्छा 70-30 में। हाँ हाँ, हाँ भाई ये तो कंफ्यूजन है थोड़ा, यहाँ पे कुछ लाइन तो गलत है इसमें।
हाँ भाई यार, पॉइंट बहुत अच्छा पकड़ा रजिया ने, क्या बात है भाई, ये तो पॉइंट में दम है भाई। 70-20 में जब आपने बैन कर दिया, हो सकता है बैन हटा दिया हो 1-2 साल बाद, इंडियन मार्केट हो सकता है रेवोल्यूशन करने लगे हो कि भैया आप रोक कैसे लगा सकते हैं ये वो, तो इनको बैन हटाना पड़ा हो। ठीक है, अगर बैन हटाना पड़ा होगा तभी तो ये व्हाइट क्लोथ मंगाना शुरू कर दिए, ये हुआ होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे तो लग रहा है वो बैन इन्होंने हटाना पड़ा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल का भी दबाव इनके ऊपर पड़ता था, यूएसए यूएसएसआर वगैरह का प्रेशर पड़ता था इनके ऊपर कि आप ऐसे रोक नहीं लगा सकते किसी सामान को आने में, हमारे यहाँ डिमांड है भाई आने दीजिए, हम लोग खरीदेंगे उसको। तो इनको मुझे लग रहा है बैन इन्होंने हटा दिया बाद में, ये हो। हाँ, जब 5 साल आपने बैन किया था, कुछ मंगाया ही नहीं, तो निश्चित तौर पे जो अगला ऑर्डर देंगे उस ऑर्डर में अच्छी खासी बहुत बड़ी मात्रा होगी ही होगी, वही है। हाँ यही होगा, बैन उसने किया है। 3 पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम? एक पैराग्राफ और पढ़ा देते हैं, लास्ट वन पढ़ो, थोड़ा कोई पढ़े, ऐसे ही डिफाइन मैं कर दूंगा, पढ़िए। हाँ लास्ट 3 पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, रिवाइज कराने की जरूरत है, क्लियर है ना? ठीक है, इजी है। इंडियन टेक्सटाइल ने डोमिनेट किया पूरे वर्ल्ड ट्रेड को लगभग 80 सेंचुरी के लास्ट तक, यानी 1750 से लेकर 1799 के बीच में अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ था तो केवल और केवल इंडियन कॉटन क्लोथ्स ही थे। डोमिनेट किया पूरे वर्ल्ड को। यूरोपियंस, हाँ, अफसोस इस बात का है कि हमारे वर्ल्ड मार्केट में इतना बड़ा डोमिनेशन होने के बावजूद फायदा हम नहीं उठा पाए, फायदा उठाए हैं इंग्लिश, डच और पुर्तगाली, फ्रेंच, जो भी हो, क्लियर। हम फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि हमारे जो ट्रेडर्स थे वो सीधे वर्ल्ड मार्केट में नहीं जा पा रहे थे, मजबूरी में उन्हें ब्रिटिशर्स को बेचना पड़ता और ब्रिटिशर्स उसे खरीद के ले जाके वहां पर बेचते थे। मैंने आपको ध्यान होगा तो बताया था कैसे, क्लियर। चलिए, These companies purchased cotton and silk textile in India while importing silver. ये कंपनियां क्या करती थी, हमारे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल से कपड़े खरीदती थी, बदले में हमें सिल्वर इंपोर्ट करती थी। हमें क्या देती थी? सिल्वर, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं था तो हमें सिल्वर देती थी, बदले में हमारे कपड़े वहां पे ले जाती थी। चैप्टर 2 में आपने देखा है, लेकिन आपने देखा जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सबसे बड़े स्टेट बंगाल पे अपना अधिकार जमा लिया, तब It no longer had to import precious metal to buy Indian goods. हाँ, तो भाई अब मेरा अधिकार हो गया पूरे इंडिया पे, तो मैं अपने मेटल्स आपको नहीं दूंगा, मैं केवल आपके यहां से कपड़े खरीदूंगा, एक भी प्रीसियस मेटल नहीं दूंगा, सब बेकार के मेटल्स बेचते थे इंडिया में। क्लियर वन? आगे भी और क्लियर हो जाएगा। इंस्टीट होशियार थे, जितने भी इंडिया के जमींदार थे पीजेंट से, उससे अच्छा खासा टैक्स वसूलते थे, मेटल्स भी रोक दिए भेजना, और उसी पैसों को क्या करते थे, इंडियंस को देते थे उनके सामानों को खरीदने के लिए। पहले शुक्र था, कम से कम अपना मेटल तो देते थे, लेकिन जैसे जैसे इंडिया में अधिकार इनका बढ़ता चला गया, ये क्या किया, अपने मेटल्स को भी रोक दिए, हमारे इंडियंस से रेवेन्यू कलेक्ट करके हमारे इंडियंस को देने लगे। ये होशियार है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन पूरे हेडिंग में? मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of 18th century. 18th century के लास्ट तक पूरे वर्ल्ड मार्केट में अगर किसी का रुतबा था तो केवल और केवल इंडियन कॉटन का रुतबा था, मतलब डोमिनेट कर दिया पूरे वर्ल्ड मार्केट को, और किसी के कॉटन की उतनी डिमांड नहीं थी जितनी इंडिया के कॉटन की डिमांड थी। ये बात अंग्रेज यूरोपियंस जान गए, तो यूरोपियंस ने क्या किया, हमारे यहां से कपड़े मंगाने शुरू कर दिए। कपड़ा ले रहे हो तो हमें कुछ दोगे ना, तो उन्होंने क्या किया, मेटल देना शुरू कर दिया। लेकिन समय आगे आगे बढ़ता गया, बंगाल को इन्होंने कब्जा किया, प्लासी के बैटल ऑफ प्लासी बक्सर में, फिर अवध जीता, कई सारी स्टेट को जीता, तो इन्होंने क्या किया, अपने मेटल्स को लाना कम कर दिया। अब मेटल्स नहीं देंगे, जमींदार और मनी लैंडर से अब रेवेन्यू कलेक्ट करवाएंगे। लैंड पड़ा होगा,
ठीक है, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करवाएंगे, आपके सामान को खरीदेंगे और उसी का रेवेन्यू आपको दे देंगे और सामान लेकर कहां चले जाएंगे? अपने देश। क्लियर है? मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए चारों पैराग्राफ में। क्लियर वन सबको? कोई कंफ्यूजन किसी लाइन में, कोई वर्ड ऐसा जो समझ में नहीं आया तो पूछ लो भाई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? पढ़ लीजिए।